वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 27 जून 2020 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शो के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। वी डोंट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग। हंसना, कूदना, खेलना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसलिए बंद नहीं कर देते क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं। हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज जो सैटरडे है तो हमारे टेबल के ऊपर क्वांटिटी वाइज इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। आज हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ साइंस वर्सेस नॉनसेंस। ये साइंस वर्सेस नॉनसेंस टॉपिक जो है ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि जो बाबा रामदेव हैं, पतंजलि कंपनी के मालिक, तो उन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट की। उन्होंने एक ऐलान किया कि उनकी कंपनी यानी कि पतंजलि ने 2 मेडिसिन्स ऐसी ढूंढी हैं जो कोविड-19 के लिए एक प्रकार से 100%, राइट, उनका जो क्लेम था वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका क्लेम ये था कि ये 2 दवाइयाँ जो हैं ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, कोविड-19 जो है वो ठीक हो सकता है। आज एक रेस चल रही है जिसको कहते हैं रेट रेस। रेट रेस यानी कि एक कट थ्रोट कंपटीशन और जिसको कहते हैं गला काट कंपटीशन। और अलग अलग कंपनीज जो हैं, अलग अलग देश जो हैं, वो भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस की मेडिसिन को ढूंढना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक रीज़न तो यही है कि आपको कोरोना वायरस से बचना है और दुनिया को बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है। दूसरी तरफ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। आप सोचिए, ऐसा देश, ऐसी कंपनी जो एक ऐसा प्रोडक्ट बना ले, एक ऐसी दवाई बना ले जो कोरोना वायरस कोविड-19 से लेट्स इमेजिन कि 0 साइड इफेक्ट से आपको ऑन द स्पॉट आपने वो दवाई ली, 1-2 दिन में कोरोना वायरस जो है चाहे कितना भी सीवियर फॉर्म क्यों ना हो आप ठीक हो जाएंगे। तो उस देश, उस पर्टिकुलर कंपनी जो है उनका नाम कितना बड़ा हो जाएगा। आई थिंक नोबेल पुरस्कार भी उनको मिल जाएगा। मुझे याद है कुछ हफ्तों पहले की बात है, आई थिंक इस बात को 1 महीने से तो ज़्यादा वक्त हो गया होगा। इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये बताया था कि इज़राइल ने इसकी दवा जो है वो ढूंढ ली है। तो ये एक ऐसा वक्त है कि हर कोई जो है बड़े क्लेम्स करना चाहता है और मार्केट में देखें या फिर एक देश में देखें या फिर दुनिया में देखें तो एक भय भी है। कोरोना वायरस का भय जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ऑफ कोर्स हमें इससे बचना है, इससे हमें अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है और विजिलेंट रहना है, चौकन्ना रहना है। लेकिन भय जो हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, और ये सिर्फ मेडिसिन के फील्ड में नहीं, दूसरे फील्ड में भी है। आपका फियर जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। किसी भी चीज़ में अगर आप डर गए हैं तो फिर आपको एक्सप्लॉइट करना जो है, जो एक्सप्लॉइटर्स हैं उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ऐसी ही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो हमारे देश की बात करें तो एज यू नो, अलग अलग जगहों पर ऐसे बाबा हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाबा रामदेव, राइट, आई एम जस्ट सेइंग कि कंप्लीटली इग्नोर कीजिएगा उस वर्ड को। व्हाट आई एम सेइंग इज क्वैक्स। क्वैक्स जो कहते हैं, आपने कई हकीम देखे होंगे, ऐसे बाबा देखे होंगे जो दवाइयाँ देते हैं और उनका क्लेम ये होता है कि एक ईश्वरी ताकत जो है वो उनके साथ है। अब वो है नहीं है, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। कई लोगों का कहना है कि ऐसा होता ही है, हमने अपनी नज़रों से देखा है। लेकिन ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थर्ड पार्टी बातें ज़्यादा होती हैं कि मेरे एक रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ या फिर मेरे एक रिश्तेदार ने ऐसा बताया, मेरे दोस्त ने ऐसा बताया। तो ये जो एक मैजिक ड्रग है, मैजिक दवाई जो है वो हमारे देश में एक 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 इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ कल्चर। और क्वैक्स भी बहुत है। क्वैक्स यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है। तो हर साल ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। एज फार एज पतंजलि इज कंसर्न्ड, पतंजलि
ये कंपनी की बात करें तो उन्होंने एक क्लिनिकल ट्रायल किया। अब देखिए उनके क्लिनिकल ट्रायल में जो उनका क्लेम है, उनका क्लेम किया था, बाबा रामदेव का क्लेम ये था कि ये दवाई जो है उससे लगभग 7 दिनों में तो आप कंप्लीटली ठीक हो ही जाएंगे। 45 ऐसे लोग थे जिनको पतंजलि की जो भी दवाई है वो दी गई, और बाकी के 50 लोग जो हैं उनको एक प्लेसिबो यानी कि एक मैं आपको बोल दूंगा कि ये दवाई है, आपको खानी है, इससे आपका ये ठीक हो जाएगा कोरोना वायरस, एंड देन यू टेक इट। और फिर आपका दिमाग ही ज़्यादातर ऐसा कहते हैं, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि 90-95% जितनी दवाइयाँ जो हैं तो उनकी प्लेसिबो इफ़ेक्ट ही होती हैं कि आपने कोई भी चीज़, कोई भी दवाई जो है वो ली और आपको लगेगा कि अच्छा इससे मेरा बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा, और फिर वो हो जाएगा, क्योंकि दिमाग जो है वो उस प्रकार के केमिकल्स फिर रिलीज़ करता है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में बात की है। ये एक बहुत ही पुरानी चीज़ है। एनीवे, तो 50 ऐसे लोग थे जिनको प्लेसिबो दिया गया, और फिर ये सारे के सारे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो गए। फॉर एग्जांपल तीसरे दिन पर जिनको ये दवाई दी गई थी, पतंजलि वाली दवाई, तो वो 31 लोग जो हैं वो रिकवर हो गए, और प्लेसिबो वाले 25 लोग रिकवर हो गए। तो मोर लाइकली सेम है। और माइल्ड केसेस के ऊपर ये दवाई दी गई थी। अब माइल्ड केसेस में आपको वैसे भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग क्वारंटीन हुए थे या फिर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में थे तो उनको गर्म पानी दिया जाता है, थोड़ी बहुत विटामिन्स की गोली दी जाती है, खाना दिया जाता है, गर्म खाना एक्सेट्रा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं अगर की जाती है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात जो है वो नहीं हुई है। जो क्लेम था वो क्लेम ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। फिर अपनी जो रिसर्च है, अपना जो भी उनका एक फॉर्मूला है, तो उसका पीयर रिव्यू भी नहीं करवाया गया। अगर आप डॉक्टर्स के सामने उन सारी चीज़ों को नहीं रखेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपने जो फाइंड किया है वो जेन्यूनली लेजिट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिलता है द कंपनीज क्लेम ऑफ ए क्योर बाय ऑल अकाउंट्स वाज अ क्लियर सबवर्जन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। पूरी जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसको निगलेक्ट करते हुए प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर जो भी ब्रांड का नाम ज़्यादा बड़ा करने के लिए, वट एवर द रीज़न इज़, वो करने के लिए ये चीज़ की हो, ऐसा हमें लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही उन्होंने किया है, राइट। एडिटोरियल आप पूरा पढ़िए, उसमें जो चीज़ें हैं आई एम टेलिंग यू दोज थिंग्स, राइट। यहाँ पर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव इल्ज़ाम लगाऊं। आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग्स, राइट। ऑफ कोर्स पीयर रिव्यू होना चाहिए, आपका सैम्पल ग्रुप बड़ा होना चाहिए। आप ब्राज़ील से भी एक व्यक्ति को दवाई दीजिए या फिर 10 लोगों को, ऑस्ट्रेलिया से के 10 लोग, जापान के 10 लोग हैं, तो ऐसा मिक्स्ड अगर ग्रुप होगा और सभी के ऊपर अगर उनका पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ बात है। HCQ यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आपको पता है कि कैसे मिस्टर ट्रंप ने यह बताया कि ये दवाई जो है वो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी है, और फिर भारत से एक बहुत बड़ा ऑर्डर वहाँ पर गया, एक इश्यू भी उसका हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। एनीवे, भारत के ही कुछ साइंटिस्ट ने द लैंसेट नाम की एक मैगजीन है जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मानी जाती है, तो इसी मैगजीन में ये आया था कि ये HCQ जो हैं उससे ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। इनफैक्ट इससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। जिनको कोरोना वायरस है उनको आप HCQ दे देंगे तो उनको नुकसान भी होगा, और इसकी कोई ऐसी ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये हैं जब साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखा जाता है और पीयर रिव्यू किया जाता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस फील्ड के वो अपना क्लेम, अपना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। उसके बाद आपकी जो भी फाइंडिंग है वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाती है, और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, या फिर रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो और ज़्यादा उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे कि उसके सपोर्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। Thus, more than the outcome, it is the method deployed that ought to be scrutinized by scientists. आपका रिजल्ट क्या है, कोरोना वायरस ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स सेकंड थिंग। फर्स्ट, आपकी मेथड क्या थी, किस मेथड से आपने चेक किया है कि ये दवाई जो है वो काम कर रही है नहीं काम कर रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जो कई बार हम कहते हैं कि मंजिल जो है उससे रास्ता जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम थिंग अप्लाइज हियर कि आपने किस प्रकार से चेकिंग की है, किस प्रकार से आपने पूरी टेस्टिंग की है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे देश में एक दूसरी भी चीज़ है, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन वर्सेस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ये वर्सेस जो हैं दैट इज़
मेरे हिसाब से कि आयुर्वेदिक ही बेस्ट हैं या फिर एलोपैथी ही बेस्ट हैं, दैट इज़ यू कैन से फुलिशनेस। दोनों के बीच में ब्रिज बनाना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक जो हैं वो आउटडेटेड है और एलोपैथी है वही लेटेस्ट है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस हैं जो आयुर्वेदिक सिस्टम को अगर आप फॉलो करें तो बहुत सारे डिजीज़ेस जो हैं वो बंद हो जाएं, या फिर आपको मीन्स लोगों को ये डिजीज़ेस ही ना हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो दोनों के बीच में ब्रिज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो कोर्सेस डिज़ाइन करने में भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये चीज़ जो हैं ये फिर एक एटीट्यूड के ऊपर कई डॉक्टर्स ऐसे हैं वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि आयुर्वेदा इज़ बकवास, ऐसा कि नहीं वो कुछ काम नहीं करेगा, आप ये दवाई ही लीजिए। तो दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एन एटीट्यूड के ओपन टू लर्निंग नहीं है। जो मैंने किताबों में पढ़ा था वही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। साइंस जो है वो इवॉल्व होता आया है। जो चीज़ें पहले हम जानते थे कि ऐसे होती हैं तो उसको और ज़्यादा रिफाइन करने के अवसर बहुत बार मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीमेंटली अपग्रेड भी हुई है। तो एनीवे अब इनफ बातें कर ली हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारे एंगल से इन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस प्रकार के क्लेम्स फ्यूचर में भी करेंगे, क्योंकि ये बताया जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो लगभग कुछ 2 सालों तक तो हमारे साथ रहेगा। होपफुली उससे पहले हमें दवाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा एक एजुकेशनल गैस है कि 2 साल तक ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी। और हमारे देश में ICMR हैं, CSIR हैं, या फिर जो नेशनल साइंस एकेडमिक्स हैं, उनको विजिलेंट होकर इस प्रकार के क्लेम्स, जो अच्छी बात है कि आयुष मंत्रालय ने डायरेक्टली पूछा है पतंजलि कंपनी को कि आप बताइए आपने मीन्स कैसे टेस्टिंग की थी, और इसी सारी चीज़ों की वजह से ये जो क्वेश्चंस मिनिस्ट्री ने पूछे हैं, और ये भी बताया था कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से ये सारे जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे सामने आए हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक किताब है, राइट, इसका एक कवर पेज है, किताब का नाम है गन्स जर्म्स एंड स्टील। तो मिस्टर डायमंड ने जेरेड डायमंड ने लिखी हुई एक किताब है, और इसका टाइटल, ये जो बुक का टाइटल है, यही टाइटल यहाँ पर लिया है, गन्स जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस। गन्स की बात करें तो चाइनीज़ गन्स जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर हैं, जर्म्स की बात करें तो कोरोना वायरस हैं, और स्टील की बात करें तो इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई बातचीत। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, लिखा गया है, और ये तीनों चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। Arguably, this is the gravest confluence of military, health and economic crisis threatening our nation in more than a generation. हमारे देश को 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों ने घेर लिया है। अगर हम ऐसा पिरामिड बना लें और बीच में हमारे देश को रख दें तो तीनों तरफ से, एक तरफ है चाइना, एक तरफ है ये कोरोना वायरस, और दूसरी तरफ से है इकोनॉमिक इश्यू लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन से पहले भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी नेगेटिव चल रही थी। Each of this would qualify as an independent large crisis by itself, warranting a specific resolution. ये तीनों चीज़ें जो हैं, चाइना वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत बड़ा है, मीन्स एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। कोरोना वायरस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है, और इकोनॉमी में जो नेगेटिविटी है, ये भी बताया जाता है कि GDP का ग्रोथ जो है वो लगभग -12 तक पहुंच सकता है, -15 तक भी जा सकता है। गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है -7, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने रेंज जो दी है, तो -10% किसी ने कहा है, लेकिन -12 भी हो सकता है, राइट, 15 तक भी जा सकता है। तो यू कैन इमेजिन कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो सबसे पहले बात करें चाइनीज़ मिलिट्री थ्रेट के बारे में। इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? इसको सॉल्व करने के लिए एक तो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और हमारी डिप्लोमेसी, ये 2 चीज़ें, DD आप याद रख सकते हैं, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी। दोनों लेवल पर हम काम कर रहे हैं। हेल्थ एपिडेमिक की बात करें, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ हियर टू स्टे, ये यहाँ पर थोड़े टाइम तक रहेगा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना होकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी कि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, और इकोनॉमिक कोलैप्स जो हैं वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। अब चाइना के साथ हम कितना लॉन्ग टाइम तक ये जो इश्यू है, स्टैंड ऑफ जो हैं, वो कितने लॉन्ग टाइम तक हम मेंटेन कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है।
देखिए, चाइना की जो इकोनॉमी की साइज़ है वो हमसे लगभग 4 टाइम्स बड़ी है। उनका डिफेंस का जो बजट है वो भी हमसे बहुत बड़ा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमें डर जाना चाहिए और चुप बैठ जाना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि चाइना की जो पोजीशन है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, ये दोनों स्ट्रोंग हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। एक रफ एग्जांपल दूं आपको, श्रीलंका और इंडिया के बीच में अगर कोई ऐसा इश्यू होता है तो इंडिया लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि इंडिया के पास ज़्यादा पैसे और ज़्यादा मिलिट्री पावर है, तो इंडिया एक लॉन्ग टाइम तक श्रीलंका के साथ युद्ध जैसी स्थिति जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। कारगिल में जब हमारा कारगिल का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, 1999 की बात है, तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारत देश के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा 20% ज़्यादा हो गया। उससे पहले के जो साल थे उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो उस टाइम पर 20% ज़्यादा हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारी नॉमिनल जीडीपी का 2.7% जितना हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब सोचिए कि अब एक तरफ इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे हैं, ऊपर से आपको अपना डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। इंडियाज डिफेंस बजट हैज़ बिन विटल डाउन टू जस्ट 2%। फिलहाल कितना है? 2% जितना है। तो इसको हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। चाइना का डिफेंस बजट जो है वो हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए सरकार जो है उनको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि सरकार का जो फाइनेंस है, उनके पास पैसे हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा। लेट्स से 1% इंक्रीज करते हैं कि हमारे जीडीपी का 3% जितना भी करते हैं, तो भी चाइना को हम मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये खर्च जो है वो बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेकंड थिंग, हेल्थ की बात करें तो ये जो कोरोना वायरस हमने लॉकडाउन किया, इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी था कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। यूएसए, इटली, यूके, ये सारे देश जो हैं उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सारे देश हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। एनएचएस जो है यूके का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो वो भी थक चुके थे, वो भी ओवरलोड हो गए थे। तो भारत जैसे देश में वैसे भी अगर आप जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं बड़े सेंटर्स में होती हैं, अहमदाबाद और हैदराबाद एक्सेट्रा, कहीं कहीं पर भी जाए आपको क्या वहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा? आपको वहाँ पर फुल ट्रैफिक मिलेगा। एंड आई एम श्योर हम सब ने देखा है कि लोगों के पास वहाँ पर बेड्स नहीं होते हैं, तो ऐसे ही उनको फ्लोर के ऊपर वो उनको सुलाया जाता है। और ये जो विंडो है, तो विंडो पर वो बॉटल्स और सारी चीज़ों को हुक के माध्यम से वहाँ पर वो रखे जाते हैं। और इस प्रकार से भी ट्रीटमेंट जो है वो चलती रहती है। आई एम श्योर ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो आपने भी देखी होगी। हेल्थ एक्सपेंडिचर पर हम, या फिर हेल्थ इन्वेस्टमेंट में, ये राइट शब्द यूज़ करूँगा, आई थिंक एक्सपेंडिचर जो है वो तब होता है जब बीमार होने के बाद आप खर्च करें। इन्वेस्टमेंट इज़ द राइट वर्ड। अगर हम हेल्थ पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें तो उसके आउटकम भी पॉजिटिव होंगे। हमारी जीडीपी का 1.5% जितना स्पेंड करते हैं। चाइना की जीडीपी हमसे बड़ी है और चाइना अपनी जीडीपी का 3% स्पेंड करता है। अमेरिका की जीडीपी, यू नो इट वेरी वेल, उनकी साइज़ कितनी बड़ी इकोनॉमी है, 9% जितना हेल्थ के पीछे स्पेंड करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि हेल्थ वाइज भी हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो नहीं है, या फिर इतने ज़्यादा हम खर्च नहीं करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और 1% यहाँ पर खर्च करने का मतलब है, एक तो इकोनॉमी लेट्स से -10 ग्रोथ होगा, ऊपर से आपको 1% जीडीपी डिफेंस में, 1% जीडीपी हेल्थ में ज़्यादा खर्च करना है। तो आप सोचिए कितना स्ट्रेस बढ़ेगा लोगों के, मीन्स इकोनॉमी के ऊपर। थर्ड थिंग इज़ इंडियाज़ इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो कोविड-19 लॉकडाउन से पहले भी ग्रोथ जो है वो 4.5 के 4.2% के आसपास कुछ हुआ है, राइट। लेट्स से 4% अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये कोई ऐसा इम्प्रेसिव फिगर नहीं है। 7% के आसपास हम थे, अब हम 4% के आसपास, और अब तो नेगेटिव में जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं हमारी इकोनॉमी के। एक है पब्लिक स्पेंडिंग, या फिर पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। एक है जब लोग खर्च करते हैं, कंजम्पशन जिसको कहते हैं। कंजम्पशन यानी कि आपने चीज़ें खरीदी,
आपने गॉगल्स खरीदे, आपने पानी की बोतल खरीदी, आपने हेयर ऑयल खरीदा, वॉटेवर परफ्यूम खरीदा, घर के लिए कुछ सामान खरीदा, तो ये सारी चीज़ें कंजम्पशन में आती हैं कि लोग पैसे खर्च करते हैं। इससे डिमांड इंक्रीज होती है, चीज़ें ज़्यादा पैदा की जाती हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है इस प्रकार से। फिर गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो जस्ट लाइक गवर्नमेंट ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग की या फिर इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट दोनों प्राइवेट और पब्लिक, और एक्सटर्नल ट्रेड जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लोग जब खर्च करते हैं तो कंजम्पशन, गवर्नमेंट खर्च करती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर पब्लिक स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट जो है ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है, किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया या फिर सरकार ने इन्वेस्ट किया। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि चीज़ें जो हम बाहर बेचते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है। अब लॉकडाउन हो गया तो 2 महीनों तक लोग जो हैं वो पैसे खर्च नहीं कर पाए, तो इससे इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो जब लोग खर्च कम करेंगे तो टैक्स, जीएसटी जो है वो कम आएगा। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तो जो रेवेन्यू मिलता है, इनकम टैक्स, राइट, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर और इंडिविजुअल लोग के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, तो वो ड्रॉप होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ टैक्स लगा रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट टैक्स, राइट, डी टैक्स, तो ये कम आएगा, तो सरकार का रेवेन्यू जो है वो कम आएगा। ऊपर से सरकार को खर्च ज़्यादा करना है, तो ऐसी सिचुएशन में चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सीरियस हो चुकी हैं। और कई लोगों का ये सजेशन है कि एक जादू की छड़ी की तरह ज़्यादा पैसे जो हैं वो प्रिंट कर लीजिए। तो अगर पैसे ही प्रिंट करना जो है वो इसका सोल्यूशन है, तो फिर लोगों से टैक्स ही क्यों कलेक्ट करें? सरकार को पैसे चाहिए तो प्रिंट कर लेगी, प्रिंटिंग में कोई इतना बड़ा थोड़ी इश्यू है। बट इस प्रकार से चीज़ें जो है वो नहीं काम कर सकती। अब सरकार को इसमें से बाहर निकलने के लिए पैसे बोरो करने पड़ेंगे। पैसे बोरो करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा, आपका इंटरेस्ट वो भी एक खर्च है। तो फिर आपकी जो रेटिंग है वो जंक क्राइसिस या फिर जंक कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जंक में रखा जाएगा तो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है वो वापस चला जाएगा। ऐसी जंक सिचुएशन में कौन पैसे रखेगा? जिनकी रेटिंग अच्छी है उसमें, उन देशों में, उन इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टर्स जो हैं वो, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। फिर बात करें तो पेंडेमिक इम्पोजेस ए स्टीप लर्निंग कर्व। वैसे तो ई एजुकेशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप जानते ही हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर एक लंबे टाइम से आप स्टडी आईक्यू के माध्यम से ई एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पता हैं। फिज़िकल क्लासेस का भी एक अपना रोल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि फ़िज़िकल क्लासेस होने ही नहीं चाहिए, नो, दैट इज़ नॉट राइट। फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं उनका भी एक रोल है, एक उनका भी एक चार्म है। तो डिजिटल जो क्लासेस हैं या फिर ई लर्निंग जो है उसकी भी कुछ खासियत है। यूके, यूएसए से बहुत सारे देश हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ ने ये बता दिया है कि एकेडमिक ईयर जो है, ये एकेडमिक ईयर जो है वो मेनली ऑनलाइन ही रहेगा। पेडागोगिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टेक्नोलॉजी अब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम खास करके हमारे देश की बात करें तो वो ये है कि अलग अलग जगहों पर, मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर कोई बड़े शहर में, इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो 24/7 365 डेज अवेलेबल है। इंटरनेट के साथ आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, वो अवेलेबल है। लोगों के पास स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप और ये सारी चीज़ें हैं। हर एक के पास नहीं, लेकिन जनरली स्पीकिंग लोगों के पास ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या हमारे देश में हर परिवार अपने बच्चों के लिए, लेट्स से उनके 2 बच्चे हैं, तो क्या दोनों के लिए लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं? क्या महीने में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन 4G अलग है, लेकिन अगर आपको वी ऑल नो कि अगर एक हेडेक फ्री या फिर एक स्मूथ कनेक्टिविटी चाहिए तो ब्रॉडबैंड इज़ द आंसर। तो क्या हर एक घर जो है वो ये अफोर्ड कर पाएगा? फिर इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सारे गैजेट्स, ये सारी चीज़ें खरीद कर दे सकते हैं अपने फैकल्टीज़ को कि ये रहा आपका लैपटॉप, ये रहा आपका इंटरनेट का पैसा, राइट, आप ब्रॉडबैंड ले लीजिए। ब्रॉडबैंड का इसके साथ टाई अप हो जाएगा उनका कि हमारे कुछ 100 या 200 फैकल्टीज़ हैं, तो उनको सारी डील्स मिलेगी। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके 5 टीचर्स हैं, 10 टीचर्स हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या अफोर्ड कर पाएंगे? तो ये एक डिवाइड जो है वो हमारे देश में है। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि लैब की प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल कंपोनेंट, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं की जा सकती। दूसरा जो चिंता का विषय है वो है रिसर्च। रिसर्च में ये होता है कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, डिस्कशंस होती हैं। तो
ये पर्सनल इंटरेक्शन और डिस्कशन जो है वो क्या इतनी अच्छी हो पाएगी, मीन्स टाइम बीइंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो एक फिजिकली मिलना जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर क्राइसिस की वजह से फंडिंग में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो रिसर्च में फंडिंग जो दी जाती है तो उसमें भी ड्रॉप मिलेगा, तो इसकी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो हमें इकोनॉमी सोसाइटी के ऊपर देखने को मिल सकती है। अच्छी बात की बात करूं तो ये जो ई लर्निंग है, ई लर्निंग का एडवांटेज ये है कि अब हर एक को यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो पहले एलीट इंस्टीट्यूशंस में भी अवेलेबल थी, जैसे कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके बहुत सारे क्लासेस जो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ही थे आज उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं या फिर दुनिया की कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, तो उनके बेस्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो अब इतने दूर नहीं हैं, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। फिर एक सेल्फ लर्निंग, ये भी एक चीज़ होनी चाहिए, जो गांधी जी कहते थे नई तालीम। तो रिलाय थोड़ा बहुत हिंट्स दे दें, टीचर्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें और उसके बाद आपको खुद को पढ़ाई करनी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक हमारे यहाँ पर ट्यूशन्स क्लासेस इसलिए चलते हैं क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है वो कैसे करें, वो पहले से ही एक डिपेंडेंस होता है कि ट्यूशन्स रख देंगे मैथ्स के लिए वो एक्सेट्रा, तो फिर बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, ऐसा मेरा मानना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको उनके लिए बहुत काम कर सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ओवरऑल टीचिंग में भी मदद कर सकता है। गवर्नमेंट को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होगी, और इंटरनेट के बारे में भी गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना होगा कि 24/7 365 डेज एक स्मूथ इंटरनेट अवेलेबल हो, तभी ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इससे रोजगार शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि ये स्कीम जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, और इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्रिएट की जाएगी ताकि लोकल लेवल पर लोकल प्रोडक्ट्स बनाए जाएं और लोकल लोगों के लिए जॉब्स जो हैं वो जनरेट की जाए। कुछ 30 लाख जितने माइग्रेंट्स जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से वापस उत्तर प्रदेश में आए हैं, और जनधन अकाउंट की बात करें तो 75 लाख पुअर या फिर गरीब महिलाओं को उत्तर प्रदेश में पैसे प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो डिस्बर्स किए हैं। भारत के एम्बेसडर जो चाइना में है विक्रम मिस्री साहब, तो उन्होंने चाइना को वार्निंग दी है कि आप जो मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जिस प्रकार से एक अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो इस अटेम्प्ट से ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। चाइना को बहुत ही केयरफुली इन सारी चीज़ों को करना चाहिए और भारत के साथ पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने में चाइना को काम करना चाहिए। एक अच्छी खबर है कि बिहार सरकार जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो 5 शहीद हो गए हैं, 5 मार्टर हो गए हैं, बैटल कैजुअल्टी हो गए हैं हमारे जवान, तो उनके परिवार के एक व्यक्ति को एक जॉब दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, रिकवरी रेट की बात करें तो 58% तक पहुंच गया है रिकवरी रेट, और एक हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिनको हेड करेंगे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो उनको सिचुएशन के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। सीरोलॉजिकल सर्वे दिल्ली में आज से कंडक्ट किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, राइट। ब्लड सैंपल जो है वो रैंडम ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, और आपने इसका नाम सुना होगा IgG एलिसा किट, तो इसके माध्यम से इसकी टेस्टिंग की जाती है, राइट। तो ये इसके ऊपर से प्रश्न पूछा जा सकता है सीरोलॉजिकल सर्वे के बारे में। नीचे दिए गए पॉइंट्स जो हैं उसमें से राइट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए या फिर रॉन्ग लाइन जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू फॉर्म ए डेडिकेटेड फोर्स, एक नई फोर्स बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार, इसका नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो रेल, कोर्ट, रिलीजियस प्लेसेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हैं। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने इनका नाम सुना ही होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने आज इनका जन्मदिन है, तो इस बर्थ एनिवर्सरी पर उनको याद किया, और आपको पता है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वंदे मातरम, हमारे देश को दिया। कुछ दूसरी
हेडलाइंस की बात करें तो इंडिया की जो कोविड-19 की टैली है वो 5 लाख तक पहुंच गई हैं। स्कूल्स जो हैं वो 31 जुलाई तक बंद रहेगी। कमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 15 जुलाई तक बंद रहेगी। बात हो रही है देसी दिवाली की कि चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, देसी दिवाली इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ किया जाएगा। माइग्रेंट वर्कर्स आर नाउ रिटर्निंग टू सिटीज़, तो ये एक अच्छी बात है। रशिया ने बताया कि जल्द से जल्द वो S-400 की डिलीवरी करने की कोशिश करेगा। और एक 99 ईयर ओल्ड लेडी जो हैं उन्होंने कोरोना वायरस से एक जीत हासिल की है, राइट। वो 9 दिनों में रिकवर हो गए हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।